स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि प्रथम वर्ष डीएलएड का विषय बाल्यावस्था एवं बाल विकास की इकाई 2 13 नंबर की आती है। और ये 13 नंबर कैसे हासिल करना है जानना चाहते हैं तो वीडियो आगे देखो। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे, जहां आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रथम वर्ष का विषय बाल्यावस्था एवं बाल विकास इकाई 2। जी हां, इस इकाई 2 पे कुल 13 अंक आवंटित है। तो इस इकाई में हम बात करेंगे इसके अंक विभाजन की, लघु उत्तरीय प्रश्नों की, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की, दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। जी हां, ना सिर्फ प्रश्नों की बल्कि इन प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने ये भी बात करेंगे। डीएलएड का प्रश्न पत्र कैसे लिखा जाता है ये भी बात करेंगे। और तो और जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं आगे के डीएलएड की परीक्षा में उसकी बात हम करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, वीडियो मिस मत करना। सिर्फ ये एक वीडियो देखकर 15 मिनट की वीडियो देखकर आप कुल 13 अंक हासिल कर सकते हैं। जी हां, 13 अंक बाल्यावस्था के हासिल कर सकते हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी इकाई 1 की तो चैनल की प्लेलिस्ट चेक करो जाके, वो वीडियो आपको मिलेगी। वो वीडियो पहले देखिए फिर इस वीडियो को भी कंटिन्यू कीजिए। जी हां, आप दूसरे विषयों की वीडियो देखना चाहते हैं तो सारे विषयों की वीडियो आपको मिल जाएगी, चैनल की प्लेलिस्ट चेक करो। जी हां, बार बार मैं यही कहता हूं, सब कमेंट करते हैं सर ये वीडियो बनाओ वो वीडियो बनाओ, भाई सारी वीडियो बनी है, प्लेलिस्ट तो चेक कीजिए एक बार। जी हां, साथ ही साथ आप चाहते हैं नोट्स इन पूरे विषयों के ताकि आप डीएलएड की परीक्षा पास कर पाए तो बहुत ही कम पैसे में आपको नोट्स मिलेंगे। दिए गए नंबर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, कॉल नहीं मैसेज कीजिए, ताकि मैं सबके कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूं, इसलिए मैसेज कीजिए तो आपको सारे नोट्स मिलेंगे, डिटेल में पूरा फुल कोर्स मिलेगा और बहुत ही कम पैसे में। जी हां, बहुत ही कम पैसे में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं और बात करते हैं इकाई 2 की। जी हां, बाल्यावस्था एवं बाल विकास, इसकी इकाई 2 जिसका नाम है शारीरिक गत्यात्मक विकास। जी हां, शारीरिक गत्यात्मक यानी शरीर की क्रिया से जुड़ा हुआ विकास जरूर पूछा जाएगा यहां बार बार, है ना, इकाई के नाम पर ही तो याद रखिएगा। अभी बात करते हैं इसके अंक विभाजन की। तो भाई इकाई 2 का अंक विभाजन जो है कुल 13 अंकों का है। जी हाँ, इकाई 2 इसका अंक विभाजन की बात करके कुल 13 अंकों का है। इसमें एक मार्क्स के 4 प्रश्न आते हैं। अब मैं और बताता हूं डिटेल में। एक आएगा वस्तुनिष्ठ, 2 आएंगे रिक्त स्थान और एक आएगा एक वाक्य का। जी हाँ, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा लेकिन स्टडी क्लास में आपको सब बताया जाता है। तो अंक 13 नंबर का पूरा विभाजित है। इस पे 1 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे, 2 नंबर का 1 प्रश्न आएगा, 3 नंबर का 1 प्रश्न आएगा और 4 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। तो 4 3 7 7 2 9 9 4 13। तो इस प्रकार से 13 अंक विभाजित है इस इकाई 2 पर। चलिए अंक विभाजित को जान लेने के बाद, अंक विभाजन की बात कर लेने के बाद अब सीधा बढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर। जी हाँ, जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है उनकी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। पहले भाई पहले सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो ताकि मैं इस तरह के और भी वीडियोस आपके लिए बनाकर ला पाऊं। ऐसे वीडियोस बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। आपका एक लाइक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए मोटिवेशन है, प्रेरणा स्रोत है। आप परीक्षा में जरूर पास होंगे। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। तो चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न यहां पर है, बाल विकास में बुद्धि तत्व के प्रभाव का अध्ययन किसने किया? कौन से वैज्ञानिक, कौन से व्यक्ति ने? नाम याद रखना है आपको। बाल विकास में बुद्धि तत्व, बाल विकास में बुद्धि तत्व, इसका अध्ययन किया टर्मन ने। जी हाँ, टर्मन, ध्यान रखिए पूरा नाम कैसे लिखते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। कोई भी याद करके चला जाता है, कभी कभी ऐसे ही याद करके चलेगा टर्मन, टर्मन ऐसे लिख के आ रहे तो गलत मिल जाएगा, पूरा सही नहीं मिलेगा, पूरा स्पेलिंग सही लिखना पड़ेगा। टर्मन ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाल विकास में बुद्धि तत्व का प्रभाव का अध्ययन किया टर्मन ने, पहला। दूसरा, अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो भाई अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स। जी हां, रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक थे, रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स। याद रखिएगा, रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स लिखते आना चाहिए, वरना अगर आपने गलत लिखा इसको तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। 1 नंबर का आएगा लेकिन गलत लिखोगे तो आधा ही नंबर मिलेगा। तो लिखते आना चाहिए रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स। अगर वस्तुनिष्ठ आया तो भाई वहां तो सारे ऑप्शन मिल रहते हैं, गलत नहीं होगा। लेकिन एक वाक्य में पूछ दिया तो वहां तो गलत हो सकता है, या फिर हो सकता है खाली स्थान में पूछ दे तो गलत हो सकता है। इसलिए सही स्पेलिंग आना, सही मात्रा याद रखना जरूरी है। तीसरा, बालक का विकास प्रारंभ होता है कब से? गर्भावस्था से। जी हां, बालक जब माता के गर्भ में पेट में होता है तभी से उसका विकास शुरू हो जाता है, याद रखिएगा। बालक का विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। अगला, शिशु मना करने पर भी अग्नि को स्पर्श करता है ना। छोटा कहीं पे आग जल रही है, ऐसी कैंडल मोमबत्ती जल रही है, आग जल रही है कहीं पर जलाओ के लिए, तो बालक फिर भी उसको छूता है। छोटे बच्चे जो होते हैं वो जानबूझ के उसको छूते हैं, हम कितना भी उनको मना कर दे फिर भी उसके पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में जिज्ञासा होती है, वह जिज्ञासु होता है। जी हाँ, शिशु मना करने पर भी अग्नि को स्पर्श कर लेता है क्योंकि वह जिज्ञासु होता है, क्योंकि वह जिज्ञासु होता है। अगला देखिए, नवजात शिशु होता है क्या? जिज्ञासु होता है। नवजात शिशु होता है जिज्ञासु, यानी उसके अंदर जिज्ञासा होती है नए नए चीजों को जानने की। आप देखिए नए जो छोटा सा बच्चा होगा जो चल रहा अभी जस्ट ने चलना सीखा होगा या फिर चल भी नहीं रहा होगा, रेंगता होगा घुटनों के ऊपर, उसको भी देखो कितना जिज्ञासु होगा, नई नई चीजों को देखेगा, छूना चाहेगा, उन्हें खाना चाहेगा, जिसको छीनना चाहता है, ऐसा। जी हाँ,
अगला देखिए, बाल्यावस्था में कौन से संवेग सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं? दुख सुख। जी हाँ, बाल्यावस्था में कौन से संवेग सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं? तो सुख दुख और दुख सुख। जी हाँ, याद रखिएगा, यही है दुख सुख सुख दुख। ठीक, तो बाल्यावस्था में, जब बाल्यावस्था में बालक होता है तो उस पे कौन सी भावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं? कौन सी भावना बार बार उसे प्रभावित करती है? तो वो है दुख और सुख। जी हाँ, बाल्यावस्था में कौन से संवेग सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं? तो दुख और सुख। अगला देखिए, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? तो भाई नैतिक विकास से संबंधित है। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत। अब भाई टर्मन ने जो यहां पर जो मिला था, हमने रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स का देखा था, वो अधिगम सिद्धांत था। ठीक है, और कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत है। अधिगम सिद्धांत विकास सिद्धांत अलग अलग है, ऐसा आप लिख भी सकते हैं ना। कोहल वर्ग का जो विकास सिद्धांत है भाई, वो नैतिक विकास से संबंधित है, और ये जो रिचर्डसन ने दिया था वो अधिगम सिद्धांत था, ऐसे ध्यान रख सकते हैं आप। अगला देखिए, जन्म के समय बच्चों में कितनी हड्डियां होती है? भाई एक वयस्क आदमी, आप और मैं जैसे हैं, तो हम वयस्क आदमियों के शरीर में 206 हड्डियां होती है, कुल 206। जी हाँ, लेकिन जो शिशु होता है उसके शरीर में कुल 270 हड्डियां होती है। जी हाँ, 270 ज्यादा। आप बोलोगे छोटे बच्चे में ज्यादा हड्डियां कैसे? तो भाई एक हाथ की एक हड्डी में कई सारी हड्डियां मिलकर बाद में बड़े होने पर सारी हड्डियां मिल जाती हैं और एक हड्डी बनती है। जी हाँ, अभी हमारे शरीर में यहाँ एक हड्डी है, लेकिन एक दो जो भी होगी, फिर लेकिन जो बालक रहता है उसके शरीर में कई सारी 4-5 हड्डियां ऐसे मिलके फिर जाके आपस में मिलके एक हड्डी बनती है बाद में। तो जी हाँ, इसलिए शिशुओं के शरीर में, बालकों के शरीर में ज्यादा हड्डियां होती हैं हम वयस्कों के तुलना में। तो वयस्कों में 206 हड्डियां, शिशुओं में, बालकों में 270 हड्डियां। अगला देखिए, शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? स्नायु मंडल है। शारीरिक विकास, हमारे शरीर का जो विकास होता है वो स्नायु मंडल, जहां से हम श्वसन संबंधी हमारी जो पूरा शारीरिक है ना, वहां से। भाई भाई शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल है। शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल है। अगला देखिए, बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या, जो टेम्पररी दांत होते हैं, जिसे हम दूध के दांत बोलते हैं, बचपन के दांत, वो कितनी होती है? 20। जी हाँ, वयस्क में तो कितने दांत होते हैं? 32 होते हैं। जी हाँ, वयस्क में 32 दांत होते हैं, जबकि बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या होती है 20 होती है। बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। अगला देखिए, शारीरिक गत्यात्मक विकास की परिभाषा लिखिए। अब मैंने यहां पर जो ऑब्जेक्टिव बता दिए 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बाल विकास में बुद्धि तत्व के प्रभाव का अध्ययन किया टर्मन ने। अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक थे रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स। बालक का विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से। शिशु मना करने पर भी अग्नि को स्पर्श कर लेता है क्योंकि वो जिज्ञासु होता है। जन्मजात शिशु जो होता है जन्म से ही जिज्ञासु। बाल्यावस्था में कौन से संवेग सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं? सुख दुख। कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। जन्म के समय बच्चों में हड्डियों की संख्या 270 होती है। शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल है। बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है। तो ये हो गए सारे वस्तुनिष्ठ, यहां से 4 नंबर गारंटेड आपको मिलेंगे। और भी अच्छे प्रश्न यहां पर आगे देखते हैं, कुछ अति लघुत्तर या फिर वस्तुनिष्ठ भी आ सकता है या एक वाक्य में भी आ सकता है, ऐसे प्रश्न देखते हैं। पहला, शारीरिक गत्यात्मक विकास की परिभाषा लिखिए। भाई शारीरिक गत्यात्मक विकास, गत्यात्मक विकास का एक और नाम है क्रियात्मक विकास, याद रखिए। कहीं ऐसा प्रश्न आया शारीरिक क्रियात्मक विकास की परिभाषा लिखिए, तो आप परीक्षा में जाएंगे बोलेंगे सर ने तो ये तो पढ़ाया नहीं था भाई, मुझे गालियां पड़ेंगी एग्जाम में। नहीं, तो ध्यान रखिए कि गत्यात्मक विकास और क्रियात्मक विकास एक ही है, दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपको परीक्षा में चाहे गत्यात्मक विकास पूछे या फिर क्रियात्मक विकास पूछे, आपको परिभाषा एक ही लिखनी है। कौन सी? ये वाली, कि बालक की क्रिया करने की क्षमता को विकास, जो बालक होता है उसकी क्रिया, काम करने की क्षमता का विकास को ही क्या कहते हैं? क्रियात्मक विकास या फिर गत्यात्मक विकास। बालक के क्रिया करने की क्षमता के विकास को ही गत्यात्मक या फिर क्रियात्मक विकास कहते हैं। ये ध्यान रखिए भाई, बालक की क्रिया करने की क्षमता के विकास को ही गत्यात्मक या फिर क्रियात्मक विकास कहते हैं। क्लियर है? दोनों का नाम एक ही है। अगला देखिए, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी। परिपक्वता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। परिपक्व होना यानी कि जरा सा बात पर रुक जाना, जरा सी बात पे नाराज हो जाना, जरा सी बात पे अलग तरह से बिहेव करना, जल्दी खुश हो जाना, जल्दी दुखी हो जाना, ये परिपक्वता नहीं, ये बचपन है, ये बचकानी हरकतें हैं। परिपक्व होना, शांत स्वभाव होना, परिपक्व होना, समझदारी होना, मैच्योरिटी जिसे कहते हैं, उसका अर्थ क्या है? भाई परिपक्वता जो है वो न सिर्फ मानसिक बल्कि शारीरिक विकास से संबंधित होती है। हमारे शरीर के साथ साथ मन का विकास होना भी क्या कहलाता है? परिपक्वता कहलाता है। तो परिपक्वता का अर्थ मानसिक एवं शारीरिक विकास की प्रक्रिया से है, ध्यान रखेंगे। परिपक्वता का अर्थ मानसिक एवं शारीरिक विकास की प्रक्रिया से। अगला प्रश्न, बुद्धि परिपक्वता एवं शारीरिक विकास में अंतर समझाइए। भाई बुद्धि परिपक्वता यानी बुद्धि का विकास और शारीरिक विकास का अंतर समझाइए। बुद्धि के विकास में भाई हमें अपने भावनाओं, अपने मनोविज्ञान, अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना, संयम करना सीखना होता है, इसका विकास। और हमारे शरीर का सुडौल बनना, हाथ पैर बड़े होना, शरीर के अंगों का विकास होना, ये शारीरिक विकास में आता है।
तो ये आपको अंतर ध्यान से अपने हिसाब से लिख लेना है। तो स्टूडेंट्स ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कुल 13 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं थोड़ा सा साइड होता हूं, आप इसे रोक कर लिख सकते हैं या फिर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पर रोक कर वीडियो को पॉज कर। जी हाँ, तो ये हो गए सबसे महत्वपूर्ण 13 प्रश्न। अब हम बढ़ेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपको अभी तक की वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत जरा से भी अच्छी लगी है, आपको समझ में आया मेरा पढ़ाया हुआ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखें और लाइक तो कर ही दीजिए, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले, मैं आपके लिए और भी नए नए वीडियो बनाकर लाऊं और आप बीएड की परीक्षा में जरूर ही पास होंगे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है 14 नंबर, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। जी हाँ, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनता है यहां से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या हो सकता है यहां से एमसीक्यू वस्तुनिष्ठ भी आ जाए, तो ध्यान रखना आपको। प्रश्न ये है कि शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। वो कारक बताइए जिससे शरीर का विकास प्रभावित होता है। तो पहला है भाई वंशानुक्रम। हम लिखेंगे कैसे, डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख देंगे वंशानुक्रम, हम क्या लिखेंगे, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले निम्न कारक दिए गए हैं, यानी कारक निम्नलिखित दिए गए हैं, ऐसा डैश देंगे, फिर नंबर 1 लिखेंगे वंशानुक्रम। जी हाँ, फिर उसमें डैश देकर लिखेंगे वंशानुक्रम, यानी यदि माता पिता में यानी पूर्व के वंश में अगर कुछ खराबी है, कुछ शारीरिक विकास में कुछ दोष है, तो वैसा ही शारीरिक विकास इनका भी होगा। अक्सर आप देखा होगा माता पिता अगर लंबे होते तो बच्चे भी लंबे ही होते हैं, माता पिता की हाइट अगर कम है तो बच्चों की भी हाइट कम होती है। तो ये वंशानुक्रम है, शारीरिक विकास वंशानुक्रम पर निर्भर करता है, ऐसा लिखिएगा। वंशानुक्रम डैश देकर उसमें इतना थ्योरी लिख दीजिए, एग्जांपल उदाहरण सहित। दूसरा भौतिक वातावरण, हमारा जो भौतिक वातावरण है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ठंडी पड़ती है, तो इसका भी असर शारीरिक विकास पर होता ही होता है। तीसरा आहार, जो खाना खा रहे हैं, आपने देखा होगा अमीर घर के जो लोग होते हैं, बड़े घरों के, उच्च घरानों के, वो देखेंगे बच्चे एकदम गोरे चिट्टे एकदम हेल्दी रहते हैं, जबकि झोपड़पट्टी में रहने वाले जो बालक होंगे वो बेचारे एकदम सूखे हड्डी से, गंदे मैले से रहते हैं, तबीयत बार बार खराब होती है। तो ये आहार का भी बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं भूमिका है। रोग, अगर रोग होगा तो शारीरिक विकास नहीं होगा। बुद्धि, अगर बुद्धि का ग्रोथ हो रहा है, अच्छा ग्रोथ हो रहा है, अच्छा विकास हो रहा है, तो शरीर का विकास होगा ही होगा। विटामिन की कमी या विटामिन का होना या ना होना, इससे भी शारीरिक विभाग पर प्रभावित पड़ता है। किसी भी विटामिन की कमी से हमारे शरीर में हड्डियों का बढ़ना रुक जाता है, किसी विटामिन की कमी से हमारे बाल पकने लगते हैं, किसी विटामिन की कमी से चर्म रोग यानी स्किन की डिजीज बीमारी हो जाती है। जी हाँ, बुद्धि, साथ ही साथ मैंने अभी पढ़ा था यौन, यौन का अर्थात ये होता है कि कोई बालक है बालिका है, तो बालक जो होते हैं वो बालिकाओं के कंपेयर से जल्दी प्रौढ़ बनते हैं, और बालिकाएं जो होती हैं उनमें यौन संबंधी बदलाव जल्दी होते हैं, तो इस प्रकार से उनका विकास भी प्रभावित होता है। ठीक है, अंतरस्रावी ग्रंथियां, जी हाँ, अंतरस्रावी ग्रंथियां यानी हार्मोन्स देने वाली ग्रंथियां, इनसे अगर इन ग्रंथियों का काम सही से चला, यानी इसमें से हार्मोन्स निकलेंगे सही से, तो शारीरिक विकास भी अच्छा होगा, और नहीं निकलेंगे तो नहीं होगा। पारिवारिक प्रभाव, परिवार का जो प्रभाव भी है वो भी शारीरिक विकास पर पड़ता ही पड़ता है। तो ये सारे कारक एक एक को लिख के आप समझाइएगा, 3-3 4-4 लाइन में, आराम से आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। क्रियात्मक विकास की विशेषताएं लिखिए। जो क्रियात्मक विकास होता है उसकी विशेषता क्या होगी? तो भाई क्रियात्मक विकास एक निश्चित क्रम में होता है, यानी सर से लेकर धड़ तक, यानी पहले शरीर से लेके फिर हमारे पहले सर का विकास होगा, फिर इसका, फिर उसके बाद पैरों का। जी हाँ, हमारी आंखें जो होती हैं जन्म से लेकर उतनी बड़ी रहती है, जिंदगी भर कभी बड़ी नहीं होती, उतने ही रहते हैं। तो हमारे एक निश्चित क्रम में विकास होता है क्रियात्मक विकास। बड़ी से छोटी मांसपेशियों को, पहले बड़ी मांसपेशियों का विकास होगा, फिर छोटी मांसपेशियों का विकास होगा। क्रियात्मक विकास परिपक्वता का फल, यानी कोई व्यक्ति अगर परिपक्व है तो उसकी क्रियात्मक विकास भी ज्यादा होगा। अगर कोई छोटे बच्चे जैसी हरकतें कर रहा है बड़े होने के बावजूद भी, तो उसके कार्य भी वैसे ही होंगे, तो उसका क्रियात्मक विकास भी वैसा ही होगा। व्यक्तिगत भिन्नता, यानी प्रत्येक व्यक्ति का जो विकास होता है वो भिन्न होता है, कोई व्यक्ति जल्दी विकास करता है, कोई देर से, कोई अलग तरीके से विकास करता है, कोई अलग तरीके से। यौन अंतर भी होता है, लड़का लड़की में भी जो भिन्नता होती है उसके आधार पर शारीरिक विकास भी होता है। लड़कियों को आप देखिए उनका शरीर कोई सुडौल एकदम हट्टा कट्टा नहीं होगा, जबकि जो लड़के होते हैं उनका शरीर होता है ऐसा। तो ये यौन अंतर भी क्या है, विकास में बाधक है या विकास में सहायक है। अगला प्रश्न, गामक विकास की विशेषताएं लिखिए। भाई जो गामक विकास है, गत्यात्मक विकास है, उसकी विशेषता लिखिए। तो इसमें पहला है निश्चित क्रम एवं क्रमबद्धता। भाई ये भी निश्चित क्रम से होता है विकास, क्रमबद्धता होती है। दूसरा सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर, पहले छोटी छोटी चीजें सामान्य क्रियाएं सीखेंगे, फिर विशिष्ट क्रियाएं, फिर छोटे से बड़े अंगों की ओर, पहले बड़े से छोटे अंगों की ओर, पहले बड़े अंगों का विकास होगा, फिर छोटे जैसे कि हृदय, फेफड़े, यकृत, जिगर, इनका विकास होगा, फिर छोटे अंगों का, फिर व्यक्तिगत भिन्नता और अभ्यास, यहाँ भी वही सारी चीजें हैं। तो इन सब गामक विकास की सारी क्या है विशेषता है, एक एक को आप लिख के 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं।
अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास का महत्व बोला भाई, शरीर का विकास का क्या महत्व है? शरीर का विकास नहीं तो बौद्धिक विकास नहीं, और शरीर का विकास नहीं तो जीवन अच्छा नहीं होगा, शारीरिक विकास नहीं तो हम बहुत चीजें हासिल नहीं कर पाएंगे, शारीरिक विकास नहीं तो जीवन खुशहाल नहीं होगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। हमारे शरीर का विकास क्यों जरूरी है वो यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हीं प्रश्नों में से आपको डीएलएड की परीक्षा में पूछा जाएगा 100% गारंटी के साथ। जी हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्नों के उत्तर कैसे लिखने मैंने ये भी आपको समझा दिए, तो इन प्रश्नों को पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप नोट्स चाहते हैं इस पूरे सब्जेक्ट के, पूरे विषयों के, डीएलएड के प्रथम वर्ष से सारे नोट्स चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, आपको फुल नोट्स मिलेंगे बहुत ही कम पैसे में, जिससे आप डीएलएड की परीक्षा में 90% हासिल कर पाएंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, और तो और आप हमें अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, जहां आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हम हर जगह हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा सी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अन्य विषयों की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सभी विषयों की वीडियो मिल जाएगी। तो देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास, जुड़े रहिए स्टडी क्लास के साथ।